जी मित्रों नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। आप जानते हैं कि इस समय आईएमएफ की एक टीम है जो पाकिस्तान पहुंची हुई है और वो पाकिस्तान में तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो तमाम सरकारी काम करने वाले इदारे हैं, उनसे लगातार बात कर रही है और फैसला कर रही है कि कैसे उनको आने वाले दिनों में हेल्प किया जाए। याद रहे कि ये तमाम जो बातचीत चल रही है, इसे अंग्रेजी में जो कहा जा रहा है उसे एंगेजमेंट कहा जा रहा है। इसे कहीं से भी आप ये ना समझ लीजिएगा कि आईएमएफ ने तय कर रखा है पैसे देना। हालाँकि ये भी आप समझ लीजिए कि आईएमएफ इनको पैसे देगा ही देगा। ये आईएमएफ का काम भी है पैसे देना एक डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए, मगर जो उसकी शर्तें होंगी वो आईएमएफ की ही होंगी। उसमें आईएमएफ को कन्विंस करने जैसा कोई जुगाड़ है नहीं, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानता है और जिन चीज़ों को नहीं जानता है, उनको जानने की कोशिश कर रहा है। आप ये समझिए ये जो एंगेजमेंट है, ये उसी कोशिश का एक हिस्सा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि ये उस कोशिश का हिस्सा है, वो भी मैं आपको आगे इस प्रोग्राम में बताऊँगा। ये जो टीम है ये 23 तारीख तक रहेगी। 23 तारीख को उनका एक डिनर रखा गया है, सरकारी डिनर है। उस डिनर के बाद में 23 की रात 24 की सुबह ये लोग अपनी फ्लाइट लेकर वापस आईएमएफ यानी अमेरिका चले जाएँगे। इस बीच में आप वो जानते ही होंगे कि जो पिछला जो स्लैब आया था वो उसमें शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने ₹15 इसमें कम किए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस में कम किए हैं, जो कि एक वेलकम स्टेप माना जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। इस फायदे का कोई तुक नहीं है, क्योंकि अगली जो बढ़ोतरी होगी उसमें इस सब का कबाड़ा हो जाएगा। ये सब का सब कवर अप कर लिया जाएगा उसमें। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि जो बिजली के दाम हैं, उनकी असली मुसीबत है। बिजली के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। नेपरा की आज ही एक मीटिंग हुई है इनके साथ आईएमएफ की टीम के साथ में और बड़ी गरमा-गर्म मीटिंग हुई है। नेपरा उनकी जो कैसे कहूँ कि जो इनकी बॉडी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो है पावर की। इसका फुल फॉर्म बनेगी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी समथिंग नेपरा इनका नेशनल हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी हाँ, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा इस तरह से बनती है। तो ये आईएमएफ की टीम से मिली है और इनकी खूब गरमा-गर्म बहस हुई है। बेसिकली उनकी जो बेसलाइन टैरिफ है 6.90 6.91 है, जिसके ऊपर अब ये जो बढ़ोतरी की जा रही है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, टैक्सेस सारा लगा-लूगा के बेसिकली वो 60-70 तक पहुँचाए थे ये लोग उसको। तो इस पर अच्छा, तो ये तो एक बात हुई जिस पर बढ़ोतरी आने जा रही है। इस पर आप ये देखिए कि जो आईपीपीज़ हैं यानी कि जो अ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन कंपनी जिनकी है, कुछ तो इंस्टॉल हुई थी बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पर। उस समय आपको याद होगा ज़रदारी साहब को बड़ा क्रिटिसिज़्म किया जाता था कि मिस्टर 10% और क्या-क्या और इंडिपेंडेंट पावर कंपनी जब सेटअप की जा रही थी। मगर असली मुसीबत कब आई? असली मुसीबत आई जब सीपीईसी यानी कि सीपैक जिसको बोलते हैं या आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप कह लीजिए, उसको वो जब आया 2013 में, 2013 से 17 के बीच में जब ये सीपीईसी के झंझट चल रहे थे, उसमें जो चीनी पावर कंपनियाँ आई, असली मुसीबत वहाँ से आ रही है। क्या हुआ है कि ये जो कंपनियाँ आई, इनकी जो रीपेमेंट है सारी की सारी वो डॉलर्स में है, एक बात। दूसरी बात कि ये सारी आपको याद होगा 13 से 17 के बीच में सरकार किसकी थी? नवाज़ शरीफ की। तो ये और आपको ज़रदारी पीरियड में याद होगा कि बिजली की पावर की कमी बहुत हो गई थी। बिजली पाकिस्तान लगभग अंधेरे में था। मतलब 8-8, 10-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे तक पावर कट कट रहा था। तो बहुत बुरा हाल था एक्चुअली। तो उस समय पर इन्होंने आकर ये चाइना से जो रिक्वेस्ट की थी, तो सीपीईसी के अंडर जो पावर प्लांट्स लगाए गए, असली मुश्किल वहाँ से आ रही है क्योंकि उनकी कैपेसिटी पेमेंट जो प्रॉब्लम है, कैपेसिटी की जो उनकी रीपेमेंट की जा रही है, वो डॉलर्स में होनी है। कुछ की गई है, कुछ नहीं, बेसिकली बहुत सारा कर्जा है और फिर उनका सर्कुलर डेट जो बन रहा है, सर्कुलर डेट वो भी डॉलर में जा रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था इनके सर्कुलर डेट के बारे में पावर कंपनीज के कि वो रफली 2 बिलियन का है, 2 बिलियन यूएस डॉलर का वो पेमेंट है। उसके अलावा आप ये देखें कि ये जो हाँ, कल मैंने आपको बताया था इनका 2 बिलियन का है यूएस डॉलर का बिल्कुल। और इसके अलावा ये सिर्फ सर्कुलर डेट है जो 2 बिलियन का है। जो बाकी पेमेंट्स हैं सो अलग।
इसके अलावा जो इनके आरएनजी से चलने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं सीपीईसी में, आरएनजी यानी रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल नेचुरल गैस जो है वो आरएनजी हुई। तो ये जो कंप्रेस वाली होती है उसको सीएनजी बोलते हैं, राइट। तो आरएनजी से चलने वाले जो प्लांट्स हैं या कोयले से चलने वाले जो प्लांट हैं चाइना के, ये इनकी भी पेमेंट जो होनी है वो सारी की सारी डॉलर्स में होनी है। तो और इनकी वजह से रियल, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि जो नॉर्मल इनकी पेमेंट रीपेमेंट बनती है वो 2 बिलियन की है, तो ये जो सीपीईसी के अंडर चलने वाले प्रोजेक्ट है वो उसमें 1 बिलियन और ऐड कर देते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मैं आपको कहने की कोशिश करूंगा टोटल पेमेंट का जो हिस्सा है वो इस तरह से है कि रफली अगर 65% जो है वो टोटल जो है वो जितना है उसका 65% अगर नॉर्मल बन रहा है तो उस पर बाकी का जो बचा हुआ है वो एक और जुड़ जाता है आकर परसेंटेज के हिसाब से, करीब 35% का वो अलग से जुड़ जाता है सीपीसी का। तो दैट इज व्हाट मेक्स इट, अगर 2 है तो वो 3 बन जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा जहां आईएमएफ का बहुत जोर है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, इसको जरा आप गौर से सुनिए। 3 चीजें हैं जिन पर पाकिस्तान की तीन एलिमेंट्स हैं जिन पर जो आईएमएफ है बड़ा जोर दे रहा है, जिस पर वो जानकारी मांग रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है। वही मैं आपसे कर रहा हूँ, जहां इंफॉर्मेशन उसको नहीं है वहां इंफॉर्मेशन आप लेने की बात कर रहा है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दो। क्या है वो? पेंशन। पेंशन, एसओईज की लाइबिलिटी, एसओईज स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। तो जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस हैं, लाइबिलिटीज उनकी बताएं, पेंशंस की बताएं, सब्सिडीज जो आप देते हैं लोगों को उनकी तमाम डिटेल। और उसमें वो वर्ड जो यूज कर रहे हैं एक्सप्लिसिट डिटेल्स, वो कह रहे हैं एक्सप्लिसिट डिटेल्स हमको चाहिए उसकी। अब इसके क्या मायने हैं वो भी जरा सुनिए। इन तीनों एलिमेंट्स की उनको चाहिए एक्सप्लिसिट डिटेल्स। अब जो अकेले पेंशंस का बिल है, अकेले पेंशंस का बिल, वो जनाब है 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस। 10 ट्रिलियन सिर्फ पेंशंस का। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, अब यह है कि लेगेसी चली आ रही है दार साहब की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सिखाया ये गया है कि जनाब अगर आपको देनी पड़ती हैं डिटेल्स, तो पेंशंस वगैरह की जो इश्यूज हैं इस तरह के, ये आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बुक्स में होते ही नहीं, है ही नहीं। यानी कि अगर वो कभी डिस्कशन पे बैठेंगे आईएमएफ के साथ में, उनके सामने जब फाइलें रखी जाएंगी तो उसमें पेंशन बिल होगा ही नहीं। तो नतीजा क्या है कि वो उनकी कैलकुलेशंस में नहीं आएगा, तो वो आपको डिफरेंस डालेगा। तो इस समय वो पूछ रहे हैं कि ये डिटेल हमको दी जाए। बेसिकली आइडिया क्या है कि, और इसी से वो फ्रॉड करते हैं, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, दार साहब का फ्रॉडियापन, वो फ्रॉडियापन इन चीजों से आता है। वो एज ए सीए वो चीजें ये मैनिपुलेट करते रहे है, तो वो सीए ही बाय ट्रेनिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, जब भी वो बैगिंग करने जाते हैं दुनिया में, तो अपने डॉक्यूमेंट्स में इन चीजों को गायब कर देते हैं। नतीजा ये कि बाद में अरे क्या करें साहब, ये भी तो था देने का, अब जब हो गया दे दिया तो फिर क्या बचा। खैर, तो इस समय आईएमएफ इनको पुश कर रहा है कि हमको ये तमाम चीजें आप बताएं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमको आईएमएफ ये कह रहा है कि अगर हमको पाकिस्तान का डेट एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए हर इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो एक्सप्लिसिटली चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो अक्सर ये कहते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अरे हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, है ना। अब मुश्किल वक्त तो जनाब ऐसा कोई वक्त ही नहीं था जब पाकिस्तान मुश्किल वक्त में नहीं था। नहीं, सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इस सर्कुलर डेट को कम करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने टीम बना दी, प्रोजेक्ट चला दिया। प्रोजेक्ट क्या चला दिया? हम तमाम बिजली की चोरी को रोकेंगे। अब वो जो टीमें जाती हैं वो रिश्वत खा के वापस आ जाती हैं। यानी आप कभी ये सोचिए कि रिकवरी कितनी हुई बिजली के बिल्स की, या इन टीम्स को जो जिस तरह से तैयार करके भेजा गया, उन्होंने कितनी रिकवरी करके दिखाई? बाबा जी का टड्डू, कुछ नहीं हुआ। तो जब रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो बेसिकली है क्या? सारी सारी एक्सरसाइज शैम है। अगेन इस एक्सरसाइज को लॉन्च करने में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, वो एक और एडिशनल खर्चा हो गया। तो ये जो अच्छा, सेकेंडली जो आज तक तमाम कंपनियों ने ओवर बिलिंग की है पब्लिक को, वो कहाँ रिफंड किया? अब तक कभी रिफंड ही नहीं की। तो ये वो सिलसिले हैं कि मित्रों जहां पर आईएमएफ इनको घेर रहा है कि भाई आप
काम किस तरह से कर रहे हैं, और वो इनकी सबकी डिटेल मांग रहा है एक्सप्लिसिट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है अपने खर्चों के यूं कहो कम करने के चक्कर में, हालांकि पता नहीं इससे कम होंगे या नहीं होंगे, बहुत पॉसिबल है कि इससे वो और उल्टा बढ़ेंगे। मगर देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो प्लानिंग कर रही है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी एज बढ़ा दी जाए, 60 से 62 कर दी जाए रिटायरमेंट एज। तो रिटायरमेंट एज अगर वो 2 साल बढ़ा देगा तो पेंशन के खर्चे जो है वो 2 साल और टल जाएंगे। मुझे अलग बात है कि सैलरी बढ़ी रहेगी उनकी। खैर आप देखें 62 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्पेशली किसकी? उन सिविल सर्वेंट्स की बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये भी रूल हमेशा के लिए नहीं है, अगले 2-3-4 साल का वो लगा के और पता लगा उनको गैप कर देंगे, फिर मतलब ये रूल भी हट जाएगा और वापस 60 में, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि तब तक कुछ खर्चे कम कर लिए जाए और इकोनॉमी को बेहतर कर लिया जाए, ताकि जो लंबे टर्म का जो खर्चा है पेंशन का वो काटा जा सके। तो बहुत पॉसिबल है कि बाद में पेंशन का स्कोप ही खत्म हो जाए, ये भी पॉसिबल है। मगर फिलहाल जो इनका है टर्म्स जो है वो ये है कि अभी वो इनको इनकी वर्किंग एज, रिटायरमेंट एज को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी 60 साल में रिटायर होना है, 62 साल का कर रहे हैं। उसमें भी और पंगे हैं, अभी वो बताता हूँ आपको। अब खासकर जो आर्मी पर्सोनल है उनकी एज को बढ़ाया जा रहा है, उनको 60 से 62 पे लिया जा रहा है। बचे जजेस, उनको भी बढ़ाया जा रहा है, और जजेस उनकी ऑलरेडी उम्र जो है वो 65 है रिटायरमेंट की, तो उसको भी इंक्रीज किया जा रहा है। कितना इंक्रीज किया जा रहा है ये तय नहीं है अभी, तो वो अभी देखने का है। वो एक्चुअली इस पर डिपेंड करेगा कि इमरान खान के केसेस किस तरह से निपटेंगे। याद रहे जुडिशरी में, मैंने आपको रोज बता रहा हूँ आपको, जुडिशरी में पाकिस्तान की क्राइसिस चल रहा है इस समय। जो नए नए केसेस आ रहे हैं, जो समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, उस पर फैसले किस तरह के होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि दरअसल जुडिशरी का, चीफ जस्टिस का, उनके साथ के जजेस का, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनका किया क्या जाए, देखा जाएगा। वो तो डिपेंड करता है हाउ दे विल परफॉर्म, अकॉर्डिंगली दे विल गेन। ओके आगे देखिए, एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट रखा गया है इस बार, जो रखा जाएगा, अभी आपको बता रहा हूँ, आईएमएफ का भी बन रहा है प्रोग्राम, मगर जो रखा जाएगा टारगेट वो क्या है? जो आईएमएफ से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 11.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज, 11.5 ट्रिलियन। याद रहे इस साल टारगेट था 9 का, पूरा नहीं हुआ है। 9 ट्रिलियन का टारगेट था, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल का टारगेट क्या कर रहे हैं? 11.5 का। खैर मगर जो एक्सपर्ट्स हैं वहां के, वो ये कह रहे हैं कि बमुश्किल 9 पहुंच जाए। अगर बहुत ज्यादा जोर मार लिया, कोई ज्यादा आउट ऑफ वर्ल्ड परफॉर्मेंस कर दी, तो हो सकता है 9.1, यानी कि 9 ट्रिलियन 1 करोड़, ये हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए थोड़ी सी। खैर तो मित्रों ये हुई एक बात। आगे देखिए, इन तमाम फिगर्स को भूल जाइए कि जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर तो असली बात यह है कि जो इस सारे का सारी ये जो तमाम मलबा है जो गिरेगा, इतने टैक्सेस इसके, इतने टैक्सेस उसके, इतनी प्राइसिंग इसकी, इतनी प्राइसिंग इसकी, इस सब का मलबा किस पे गिरेगा? इसका मलबा गिरेगा मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल क्लास पे, आम आदमी पे। राइट? जब आम आदमी पे गिरेगा तो क्या होगा? अभी आजाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जो इनका आजाद जम्मू कश्मीर है, हम जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पर क्या चल रहा है? हुँ? आप जरा सोचिए, पब्लिक बैकलैश तो आएगा ना। जब मैं आपको अभी बता रहा हूं, दरअसल हालत क्या है मित्रों? हालत यह है कि जब लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं आज की तारीख में, सो मच सो कि क्या क्या आप फौज को गोली मार देगी? मतलब फौज को आप बुलाएंगे, रेंजर आप बुलाएंगे, अगर लोगों के पास कुछ नहीं है तो लोग क्या कर दें? आप समझे ना मेरी बात को? अगर खाने के पैसे नहीं है तो बिजली का बिल कहां से देंगे? एक बात। दूसरी तरफ ये कि जो अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें बहुत से क्लासेस ऐसे केसेस हैं, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, जहां लोगों ने 1 महीने का बिजली का बिल देने के लिए, 1 महीने का बिजली का बिल देने के लिए घर के वैल्यूएबल बेचे हैं, मोटरसाइकिलें बेची हैं, जस्ट सो दैट बिजली का बिल दिया जा सके 1 महीने का। दैट मीन्स बिजली की सर्वाइवल, बिजली का अगर आपको यूजेस करना है, उसको खाली 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए आपको अपने घर का सामान बेचना चल रहा है। आप इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन कब तक चल सकती है आम आदमी के साथ में? नहीं? तो ये भी एक बात है। मैं आपको एक और फिर आप मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? पुलिस संभाल नहीं सकती इन लोगों को। आपने देखा अभी इसमें क्या हुआ है, जो पीओके में कि पुलिस वालों को उठा के नीचे फेंक दिया पहाड़ से, है नहीं?
तो और या इवन जो 4-5 लोग जो मारे गए हैं, बताया जा रहा है कि वो रेंजर्स की गोली से मारे गए हैं, और ये बात अब पीओके के कमिश्नर ने, जो असिस्टेंट कमिश्नर, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसने बाकायदा फॉर्मल स्टेटमेंट दी है कि रेंजर की गोली से वो लोग मारे गए। दैट मीन्स कि बेसिकली इसके भी बैकलैशेस होंगे, क्योंकि पब्लिक देन ये मानेगी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमारी नहीं है, ये तो हमें ही मार रही है। अगर फौज के लोग जो है, रेंजर फौज के नीचे आती है, अगर वो अपने ही लोगों पर गोली चलाने लग जाए तो फिर क्या बचा? और वो भी किन लोगों पर? जो भूखे हैं, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, उनको आप गोली मार रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि आप पब्लिक से किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो एक और जहां पे मैं आपको यहाँ याद दिलाऊं आपको कि जैसे एक वो था ना, जब जब वारसा पैक्ट चलता था, आपको याद है ना, एक जमाने में वारसा होता था एक तरफ नाटो पैक्ट होता था, एक तरफ वारसा पैक्ट होता था। वारसा पैक्ट में जनरली ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, रशिया, ये अंडर अंडर रशिया बेसिकली तमाम ईस्टर्न ब्लॉक के लोग हुआ करते थे, ईस्टर्न यूरोप के। पोलैंड याद करिए, 1985 उस समय डिफॉल्ट हुआ था। इन्फ्लेशन का रेट पोलैंड में क्या गया था? 800%, 800%। आप सोचिए क्या हालत हुई होगी। पिछले साल पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन बढ़ा था तो कितना गया था? 40-45%। त्राही त्राही मची हुई थी, ऐसी तैसी हो रही थी लोगों की 45% पर। ये अगर 100% क्रॉस कर जाए तो क्या हो? श्रीलंका में मेल्ट डाउन हो गया था, आपको याद? मगर श्रीलंका बचा, श्रीलंका उभरा। क्यों? 100% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट के मायने ये भी होते हैं कि पब्लिक पढ़ी लिखी है, इट कैन गो बैक टू वर्क, उसमें कुछ चीज़ों के साथ अलाइन करने की एबिलिटी होती है, उसमें उनमें इस तरह की कुव्वत होती है कि वो रियलिटी को समझ सकें, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। उनमें, मैं क्या कहूँ, उनमें गजवाए हिंद करने की ताकत नहीं होती। वो बदला लेने के लिए नहीं खड़े होते हर बात पे। प्रोटेस्ट हुए, एक दिन हुए, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट के घर में घुस गए थे ये लोग, प्रोटेस्टर्स। बट बियॉन्ड दैट, नो। आगे आगे देखिए, पोलैंड का किस्सा ये था। इसके अलावा मैं आपको और सुनाऊं, फॉर एग्जाम्पल जब रोमानिया में ये हुआ था, तो आप देखिए, जो लोग, और ये आंखों देखिए बता रहा हूं आपको, जो लोग कल तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, वो ओवरनाइट सड़क पे आ गए। महीने भर के अंदर अंदर उनमें से कितने लोगों को मैंने हेयर कटिंग करते देखा, कि बाल काटने की ट्रेनिंग लेकर आए, 2 हफ्ते का क्रैश कोर्स किया, महीने बाद दुकान खोल ली बाल काटने की। महीना पहले क्या कर रहे थे? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये कर देता है इन्फ्लेशन। तो ये वो सीन है। आई डोंट नो, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, मगर जब चीजें खराब होती हैं मित्रों, तो क्या कुछ होता है। मैं आपको सिर्फ उसका एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और मगर आप सोचिए, चाहे बात पोलैंड की करिए, चाहे बात रोमानिया की करिए, चाहे और दूसरे देशों में करिए, वो तमाम देश, इवन जर्मनी की करिए, जब वो तबाह हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये तमाम दुनिया के लोग जो तबाह होने के बाद, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ गए, सब कुछ हो गया, और उसके बावजूद वापस खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो अपनी जगह पर रहे। फॉर एग्जाम्पल, हार्डवर्क, काम करने की कुवत, शिक्षा, एजुकेशन, टॉलरेंस, साथ रहने की कुवत, एक दूसरे के साथ रहने की उसकी की एबिलिटी, कुवत, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुवत, डाइवर्सिटी के साथ रहना, डाइवर्स होना, डाइवर्सिटी के साथ रहना, रूल ऑफ लॉ का होना, जस्टिस सिस्टम का काम करना, ये वो चीजें हैं जो एक मुल्क को ग्रो करने में मदद करती हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, नहीं है। ओवरनाइट आप इनको पैदा नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो जो रात पाकिस्तान पर आई है, इसकी सुबह कहीं दूर दूर तक नहीं है, हो नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मित्रों, आप बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसमें आपको जो भी
करना है, जो भी आपको कमेंट करना है आप वो बताएँ। इसमें आपकी जो टिप्पणियाँ होंगी वो मुझे देखनी होंगी, वो आप बताइएगा मुझे, और फिर हम इस पर आगे बात अपनी जारी रखेंगे। रात के 10 बजे याद करिएगा, मैं और जुनैद फिर से आपकी सेवा में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।